फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम रघुपति सहाय था। वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के रहने वाले थे। फिराक ने अपनी गज़ल में और उसके प्रारंभिक अंशों में प्रकृति का बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है। फिराक कहते हैं, नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ फिराक ये कह रहे हैं कि नए रस से भरी हुई कलियाँ अपनी पंखुड़ियों की नाजुक गांठों को धीरे धीरे खोल रही हैं, अर्थात कली जो है वह फूल बनने की प्रक्रिया में है और धीरे धीरे खिल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे रंग और खुशबू इस बगीचे में उड़ जाने के लिए अपने पंखों को, अपने परों को संतुलित कर रहे हैं। जैसे पक्षी उड़ने से पहले अपने दोनों पंखों को फैलाकर संतुलित करके उड़ने का प्रयास करता है, ऐसे ही फिराक यहाँ कहना चाहते हैं कि रंग और खुशबू मानो उड़ जाने के लिए बेताब हैं, तत्पर हैं। उसके बाद फिराक कहते हैं, तारे आंखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। रात का समय है, तारों को नींद आ रही है। कितनी खूबसूरत कल्पना है फिराक की। धुंध के कारण तारे कभी कभी धीरे धीरे चमक बिखेर रहे हैं, तो उन्हें देखकर फिराक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो तारों को नींद आ रही है, उनकी पलकें बीच बीच में झपक जा रही हैं। प्रकृति का कण कण सोया हुआ है, ज़र्रा ज़र्रा सोए है, प्रकृति का कण कण सोया हुआ है। उसके बाद फिराक कहते हैं, हे यारों, तुम भी सुनो, रात में ये सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं। इन सन्नाटों की ज़ुबान को समझने की कोशिश करो। खामोशी की भी अपनी एक आवाज़ होती है और उसी आवाज़ को सुनने और समझने की बात फिराक यहाँ पे कर रहे हैं। तीसरे शेर में फिराक कहते हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। फिराक जितने अभागे हैं, उनकी किस्मत भी उतनी ही अभागी है। तो चाहे हम हों या हमारी किस्मत हो, हम दोनों के पास एक ही काम है, हम दोनों को एक ही काम मिला है। मैं किस्मत को कोसता रहता हूँ और किस्मत मुझे कोसती रहती है। जैसे किस्मत कह रही हो कि यही व्यक्ति मुझे मिला था और फिराक कह रहे हो कि यही किस्मत मुझे मिली थी। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं, एक दूसरे को अभागा ठहराते रहते हैं। अगले शेर में फिराक कहते हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, काश वे इतना सोच पाते कि मेरा पर्दा ही नहीं खोल रहे हैं वे, बल्कि मेरे साथ साथ वे अपना पर्दा भी खोल रहे हैं। यहाँ फिराक ये कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य किसी दूसरे की आलोचना करता है, उसकी बुराइयों का पर्दाफाश करता है, तो साथ ही साथ वह अपने चरित्र को भी उद्घाटित कर देता है। क्योंकि आमतौर पर जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो उनके चरित्र का उद्घाटन भी हो जाता है। इसीलिए फिराक कहते हैं कि अफसोस कि वे लोग इतना नहीं सोच पाते जो मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कि मुझे बदनाम करते हुए वे स्वयं भी बदनाम हो रहे हैं, वे अपनी भी बुराइयों का पर्दाफाश कर रहे हैं। अगले शेर में फिराक कहते हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। प्रेम करने की कीमत को मैंने पूरे होशो हवास में चुकाया है। प्रेम का सौदा बहुत तकलीफ़ देह होता है, लेकिन फिराक यह जानते हुए, इसे स्वीकार करते हुए प्रेम करते हैं और उस प्रेम करने की कीमत भी वो चुकाते हैं। और फिर उसके बाद फिराक ने यहाँ अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहा है कि तुमसे जिसने भी प्यार का सौदा किया है, वह तुम्हारा दीवाना बनने के लिए तैयार रहा है। प्रेम का सौदा करने वाले अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी सच्चाई की तरफ इस अपने शेर में फिराक ने इशारा किया है।
पहले तो कहते हैं कि प्रेम करने की कीमत हमने पूरे होशो हवास में चुकाई है। मैं जानता हूँ कि प्रेम की कीमत क्या है और कैसे चुकाई जाती है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं अपनी प्रिया को कि जिसने भी तुमसे प्यार किया है वह दीवाना बनने को तैयार रहा है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कुछ तुम्हारे तकलीफ़ का ख्याल करके, सम्मान करके, कुछ दुनिया का लिहाज करके, दुनिया के बारे में सोचकर मैं किसी से अपना दर्द बयां नहीं करता। मैं सबसे अपना दर्द छुपा लेता हूँ और चुपके चुपके रोकर अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर लेता हूँ। फिराक क्यों दुनिया के सामने अपना दर्द बयां नहीं करना चाहते? क्योंकि वह जानते हैं कि ये दुनिया कभी भी किसी की तकलीफ़ को समझ नहीं पाती, उल्टे उसका मजाक उड़ाती है। और फिर यहाँ भी फिराक अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे गम का सम्मान करके, उसका ख्याल करके और कुछ दुनिया की बात सोच करके मैं सबसे दर्द छिपा लेता हूँ और चुपके चुपके रो लेता हूँ। क्योंकि अगर वह अपने तकलीफ़ की बात करेंगे तो वो गम भरी कहानी भी सामने आ जाएगी, उजागर हो जाएगी और इससे कवि के प्रिया की बदनामी होगी। दुनिया उसकी आलोचना करेगी, उपहास उड़ाएगी। ये सारी बातें सोच करके कवि फिराक कहते हैं कि मैं सबसे अपना दर्द छुपा लेता हूँ और चुप चुप के रो लेता हूँ। ठीक ऐसी ही बात रहीम कवि ने भी कही है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोय। तो फिराक की भी वही सोच है कि किसी से कहकर क्या फ़ायदा, अपनी पीड़ा की बात करके क्या फ़ायदा, कोई समझ तो पाएगा नहीं, उल्टे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे। अगले शेर में फिराक कहते हैं, फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यहाँ पे फिराक कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य से भरे हुए इस संसार में मेरी आदत का संतुलन बना हुआ है। प्रेम और सौंदर्य से भरे हुए इस संसार में मेरी प्रेम करने की आदत का संतुलन बना हुआ है। और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि प्रेम में हम जितना अपने आप को लुटाते हैं, जितना अपने आप को न्यौछावर करते हैं, हम अपने प्रिय पात्र को उतना ही अपने करीब पाते हैं। प्रेम की आधारशिला त्याग होती है, कुर्बानी होती है, बलिदान होता है। और जितना हम अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, लुटा देते हैं, अपने प्रिय पात्र में विलीन कर देते हैं, उतना ही वह प्रिय पात्र हमारे करीब आ जाता है। और जो बात यहाँ पे फिराक पहले कहते हैं इस शेर की पहली लाइन में कि फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलमे हुस्न इश्क में भी प्रेम और सौंदर्य से भरे हुए इस संसार में विचलित होने के बहुत सारे कारण मौजूद रहते हैं। लेकिन फिराक की आदत है कि प्रेम करो तो उस पर अडिग रहो, उसे निभाओ। तो अपनी इस आदत के संतुलन को उन्होंने बनाए रखा है। फिराक प्रेम करते हैं तो उसे निभाते भी हैं। और फिराक ये भी जानते हैं कि प्रेम में पाना नहीं होता है, सिर्फ खोना होता है, सिर्फ देना होता है। उसके बाद फिराक कहते हैं, आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बहतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहाँ अपनी कविता में, अपनी गज़ल में छुपे हुए दर्द को अपने पाठकों को, श्रोताओं को महसूस करने के लिए फिराक कहते हैं। वो कहते हैं, आबो ताब अशार न पूछो, मतलब चमक दमक की बात मुझसे मत करो, शाब्दिक सौंदर्य की बात मुझसे मत करो। भगवान ने तुम्हें भी आंखें दी हैं, तुम्हारे पास भी समझ है। तुम मेरी गज़ल को पढ़ो, समझो और फिर खुद यह निर्णय लो कि ये जो सामने तुम्हारे प्रस्तुत की हुई चीज़ है, ये जगमगाते हुए शेरों की चमक है या कि वे आंसू के मोती हैं जो हमने रोए हैं, जो हमने अपनी आँखों से बहाए हैं। फिराक कहना ये चाहते हैं कि मेरी कविता में तुम्हें क्या दिखाई देता है, ये तुम तय करो कि शब्दों की चमक दमक तुम्हें यहाँ दिखाई देती है या कि इसके भीतर छुपा हुआ दर्द तुम्हें दिखाई देता है, पीड़ा तुम्हें दिखाई देती है। क्या है मेरे शेर में, क्या है मेरी गज़ल में, ये तुम तय करो कि यहाँ सिर्फ शाब्दिक चमत्कार है कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार की व्यथा है, किसी प्रकार की पीड़ा है, किसी प्रकार का दर्द है या गम है, ये तुम तय करो।
ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। यहाँ एक घटना प्रसंग का उल्लेख करना चाहूँगी जिसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिराक की गज़ल का ये शेर आपको समझ में नहीं आएगा। फिराक जिससे प्रेम करते थे वह लड़की साकी थी। शराब खाने में, मय खाने में शराब सर्व करने का, पेश करने का काम करती थी और फिराक उसके दीवाने थे, उसकी सुंदरता के कायल थे। फिराक ही नहीं, जितने लोग वहाँ जाते थे शराब पीने के लिए, सारे के सारे उस पर फिदा थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका अपहरण कर लिया गया, सुंदर होने के कारण ही। तो आज उसकी कमी का एहसास सभी कर रहे हैं, फिराक भी कर रहे हैं और बाकी के शराब पीने वाले लोग भी कर रहे हैं। रात परवान चढ़ी हुई है, शराब की महफिल जवान है, सभी लोग पीने पिलाने में लगे हुए हैं और ऐसे माहौल में फिराक को वो अपनी प्रिया बहुत याद आ रही है। वो कहते हैं ऐसे में तो याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रिंद मतलब शराबी, अंजुमने मय मतलब शराब की महफिल। ऐसे में, ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में, शराब की महफिल में तुम शराबियों को बहुत याद आ रही हो। फिराक ये कहते हैं। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि क्यों शराब की महफिल में शराबी उसे याद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत साकी थी वह और सभी उसके दीवाने थे, कायल थे। आज वो नहीं है, उसकी कमी को सब महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति में फिराक कहते हैं, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। रात बीत जाने पर आकाश में फरिश्ते, देवदूत संसार के पापों के गुनाहों का पर्दाफाश कर रहे हैं, उसका राज खोल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मिथ है कि रात को फरिश्ते आसमान में बैठकर दिन भर संसार में जो कुछ भी होता है उसका लेखा जोखा पेश करते हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं। फिराक ने यही बात यहाँ पे अपने गज़ल की इस दूसरी पंक्ति में कही है कि रात बीत जाने पर, रात ढल जाने पर, गर्दू मतलब आसमान, आसमान में फरिश्ते यानी देवदूत संसार के पापों के गुनाहों का पर्दा फाश कर रहे हैं। गज़ल के आखिरी शेर में फिराक अपनी ही शायरी पर कुर्बान हो रहे हैं, अपनी ही शायरी के कायल हो रहे हैं और अपनी तुलना उर्दू शायरी के प्रसिद्ध शायर मीर तकी मीर से कर रहे हैं। सदके फिराक एजाज सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़। सदके मतलब कुर्बान जाऊँ, फिराक कुर्बान जाते हैं अपने ही बेहतरीन शायरी के। एजाज सुखन मतलब बेहतरीन शायरी। फिराक अपने ही बेहतरीन शायरी पर कुर्बान जाते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि ये आवाज़ मैंने कहाँ से उड़ा ली, शायरी लिखने की ये कला, ये शैली मैंने कहाँ से सीख ली। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। इन मेरी गज़लों को पढ़ कर के ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनके भीतर से मीर तकी मीर की गज़लें बोल रही हैं। उनको अपनी बेहतरीन शायरी उर्दू के बेहतरीन शायर मीर तकी मीर के समान लगती है। इसीलिए फिराक अपनी ही गज़ल कहने की अदा पर न्योछावर हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं। आश्चर्य हो रहा है उन्हें कि कहने का ये अंदाज़ मुझ में कहाँ से आ गया। और मेरी शायरी को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये मीर की गज़लें हैं, ये मेरी गज़लें नहीं हैं। मेरी गज़लों के भीतर से मीर की गज़लें बोल रही हैं। तो ऐसा कहने का मादा भी बहुत कम शायरों में होता है। ये फिराक का साहस है या उनका आत्मविश्वास कह लीजिए अपनी शायरी पर कि वह अपने आप को मीर तकी मीर किस स्तर का शायर घोषित करते हैं।